एरिया अब हमें ट्रायंगल का डिस्कस करना है, जबकि सिचुएशन हमें क्या दी हुई है कि तीनों लाइनों की इक्वेशन हमें पता है, ठीक है ना, m1 m2 एंड m3। तो इसके लिए एक सीधा स्ट्रेट एक फॉर्मूला होता है। तो जो एरिया होता है वो होता है 1/2 मॉड ऑफ, ठीक है ना, 1/2 मॉड ऑफ C1 माइनस C2, किसी भी एक लाइन से शुरू करो, का स्क्वायर बाई m1 माइनस m2 प्लस C2 माइनस C3 का होल स्क्वायर बाई m2 माइनस m3 प्लस C3 माइनस C1 का होल स्क्वायर बाई m3 माइनस m1। बस ये फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा डायरेक्ट। तो मतलब तीन लाइनें होंगी, किसी भी एक लाइन से आप स्टार्ट कर दीजिएगा। मतलब सिस्टम में आपको y इक्वल टू m1x प्लस C1, y इक्वल टू m2x प्लस C2, y इक्वल टू m3x प्लस C3, तीन लाइनें दी होंगी। तो आप किसी भी एक लाइन से स्टार्ट करिएगा। जैसे इसको हमने कह दिया m1x प्लस C1, इसको हमने कह दिया y इक्वल टू m2x प्लस C2, और ये लाइन हमने कह दी y इक्वल टू m3x प्लस C3। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं सीधा कि C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बाई m1 माइनस m2, फिर C2 माइनस C3 का होल स्क्वायर बाई m2 माइनस m3, फिर C3 माइनस C1 का होल स्क्वायर बाई m2 माइनस m3। सिंपल एंड स्ट्रेट। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, ये बताओ। देख लीजिए आराम से, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। बोलिए भाई, किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बता सकते हैं आप। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? बस ये फॉर्मूला आप सीधा लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखिए, जैसे अब ये फॉर्मूला वही जो आप काम करते हैं ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के सॉल्व करके, ये सारा रिजल्ट वहीं से निकाला गया, ठीक है ना। अब जैसे हमें ये करना है तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन को हम उसी फॉर्म में लिख लेंगे। तो पहली लाइन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। दूसरी लाइन क्या है भाई, y इज इक्वल टू, हाँ भाई, x बाई 3 प्लस 3। और तीसरी लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 1/2। क्या ये सही लिखा है मैंने, ये बताओ। सबसे पहले हमने तीनों लाइनों को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख लिया। अब हम सीधा एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/2 मॉड, पहला क्या हुआ, C1 माइनस C2, दिख रहा है सबको कि नहीं बताओ। तो C1 माइनस C2 अपॉन M1 माइनस M2, इसका होल स्क्वायर, ये तो जीरो ही हो गया। अगला क्या है भाई, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अपॉन M2। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है भाई? और लास्ट वाला क्या है, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बाई M1 माइनस M2, और इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई, नहीं आ रही बताओ? तो पहला वाला तो जीरो ही हो गया, दूसरा वाला 3 माइनस 1/2 करेंगे तो 25/4 आ जाएगा, क्योंकि 5/2 बचेगा ना। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 और -9, 2 -9, तो ये -7/6 आ जाएगा, देख लीजिए आराम से। प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 25/4 ही आएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलिए, 3/2 प्लस 1 है, तो क्या हम इसको 5/2 बोल दें? और इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, देख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा इसके बाद, हाँ या ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे तो 1/2, ये कितना बचेगा, 2 3 75/-14, और ये आ जाएगा 2 प्लस 25, मतलब 5/2 आ रहा है क्या ये? यस सर। और अब दोनों को ऐड कर दीजिए आप। तो वैसे भी 1/2 ऐड करो, कितना आ रहा है ये, 150 माइनस का और प्लस का आ रहा है 70/56। इसी को मॉड लेके सॉल्व कर दो तो ये कितना बचेगा, 50 और 30, 80/56। इसी को सॉल्व करोगे तो 420 बाई, कितना आ रहा है कोई ऑप्शन, 20/14, यानी 10/7 आंसर आ। देखिए आसान कैलकुलेशन हो गया कि नहीं? तो सीधा आप ये रिजल्ट हर बार लगा दीजिएगा। बट ये रिजल्ट आप केवल तभी लगा पाएंगे जब M1 M2 M3 क्या होगा, फाइनाइट। अगर कोई भी एक लाइन पैरेलल y एक्सिस के हो गई है, कोई भी एक लाइन पैरेलल हो गई है y एक्सिस के, तो फिर जो आपने कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला लगाया वही लगाएंगे, क्योंकि उसमें ही कैलकुलेशन सबसे कम होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? बोलिए। तो अगर तीनों लाइन की इक्वेशन को दी हुई है तो आप
M1 M2 M3 से इस कॉन्सेप्ट को लगा के अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तीनों लाइनों को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख लेंगे। इसके बाद सीधा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, m1 c1 माइनस c2 इसका स्क्वायर करेंगे और m1 माइनस m2, फिर c2 माइनस c3 का स्क्वायर करेंगे, m2 माइनस m3, फिर c3 माइनस c1 का स्क्वायर करेंगे और m3 माइनस m1। सीधा फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर लीजिएगा। नोट कर लिया भाई सबने? समझ में आया कि नहीं? कैसे 10/7 आ गया, बोलो भाई। देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करिए। इसको H कह देते हैं, तो हम ये कहते हैं कि AH जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होती है किसके? BC के। BH जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होती है किसके? AC के। और CH जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होती है किसके? बोलिए। AB के। ये कब होता है? जब H जो होता है वो क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है किसका? ऑफ ट्रायंगल ABC का। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर H है तो ये AH, BH और CH एल्टीट्यूड होंगे, है ना, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे किसके? AH होगा परपेंडिकुलर BC के, ये इसके और ये इसके। तो स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा आप क्या करेंगे? -1। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगल को देखकर आप आराम से इसको यूटिलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? चलिए अब हम आज की क्लास में पहले इन सेंटर की बात करते हैं, फिर सबके कंबाइंड रिजल्ट से कुछ एनालिसिस होते हैं उनको देखेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम अपने अगले सेंटर को लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। तो बताइए इन सेंटर के बारे में भी आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होगी, किसे कहते हैं हम इन सेंटर भाई? अगर आपको कुछ इन आइडिया हो सर्कल तो। का सेंटर सर। Yes, sir. इन Angle सर्किल का bisector. एंगल बाइसेक्टर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम किसी भी ट्रायंगल का अगर एंगल बाइसेक्टर खींचे, वो भी इंपॉर्टेंट बात है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। जैसे इस वाले एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचो, इस वाले एंगल का भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचो, और इस वाले एंगल का भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट से पास करते हैं उसी पॉइंट को आप इन सेंटर कहते हैं। तो इसका मतलब इन सेंटर क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे ही हमने क्या नाम दे दिया है भाई? इन सेंटर। क्लियर हुआ ये बात की नहीं? बताओ। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे हमने क्या नाम दे दिया? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अब आते हैं जरा इसके कुछ रिजल्ट्स पे। जैसे हम कोई भी ट्रायंगल में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे ही सारा एनालिसिस होता है। जैसे हमने इस एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है ना, इस एंगल का हमने क्या ड्रॉ किया? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो ये जो सामने वाली साइड को एक रेशियो में डिवाइड करता है, मान लेते हैं वो रेशियो m/n है। तो ये जो रेशियो m/n होता है, ये जो रेशियो m/n होता है, ये एंगल मेकिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है, दैट इज AB/AC। ये जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? एंगल मेकिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, समझ गए? इंपॉर्टेंट रिजल्ट कितना सा है कि कोई भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करते हैं तो वो सामने वाली साइड को एंगल मेकिंग साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो यानी कि एनी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर divides in front line with ratio of angle making
साइड लेंथ। समझ गए कि नहीं भाई सब लोग? तो ये जो है उसको एंगल मेकिंग साइड के लेंथ के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर हमें ये साइड लेंथ पता है, ये साइड लेंथ पता है, तो हमें ये वाला पॉइंट एंगल मेकिंग साइड लेंथ के रेशियो से हम निकाल लेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बताइए, बोलिए, क्या ये बात हमें क्लियर हुई? हाँ या यस ना? सर। इसके बाद जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो इन सेंटर बनता है आई, ये वाला आई जो बनता है, वो इसको डिवाइड करता है ए डी लाइन को, यानी कि ए आई बाई जो आई बी होता है वो डिवाइड करता है ये वाली सामने वाली साइड, मतलब बी सी, ठीक है, और बी सी या इस टू बी सी हो जाता है, मतलब ये डिवाइड करता है इन दोनों साइड लेंथ का सम, मतलब ए बी प्लस ए सी अपॉन सामने वाली साइड बी सी के रेशियो में। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी इन सेंटर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन को इस रेशियो में डिवाइड करता है। ये सारे प्रूफ्स आएंगे आपके सामने, ये सारे प्रूफ्स आपके सामने जब आप सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल डिटेल में पढ़ेंगे तब आएंगे। तो अभी इनके प्रूफ्स के लिए घबराने की जरूरत नहीं। मतलब कोई भी आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचे ये, तो ये इसको इन दोनों साइड का सम इस टू ये वाली साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? तो अगर मैं किसी और एंगल बाइसेक्टर की बात करता, जैसे इसी में मैं आपसे अगर सिंपल एक रिजल्ट और पूछना चाहता कि यहां से आपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींच दिया सपोज, तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये मेरा सवाल है। समझ रहे हो कि नहीं मेरा सवाल? दूसरा क्या है, यहां से आपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचा सपोज, तो अब ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, जरा सोच के बताना पूरा एनालिसिस। सर मान ए लेते बी हैं ये प्लस बी पॉइंट, सी अपॉन ए सी। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि बी आई बाई बी आई बी कितना है, तो आप तुरंत क्या कहेंगे, ये दोनों एंगल मेकिंग साइड है और ये सामने वाली साइड है, तो रेशियो कितना होगा? बोलो, बी ए प्लस बी सी बाई ए सी। क्या है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और ये जो ई पॉइंट होगा वो ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब ए ई बाई ई सी कितना होगा, ये वाली साइड बाई ये वाली साइड, तो जो इस तरफ है वो, जो इस तरफ है वो, तो वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ए बी बाई बी सी। क्या ये पूरी कहानी समझे कि नहीं सब लोग? ये सर रेशियो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ। हाँ सर ये आपने न्यूमरेटर बोलो में बोलो। सर 2 बार आई बी लिख दिया है। न्यूमरेटर में, सब बी आई बाई आई बी। अच्छा यहाँ आई डी होना चाहिए ना, क्योंकि वो ए डी को डिवाइड कर रहा है ना। अभी ठीक है? अभी समझ में आया कि नहीं? अच्छा यहाँ भी मैंने वही लिख दिया, आई ई होना चाहिए यहाँ यस पे सर। ना। ठीक, अभी ठीक है क्या? बी आई बाई आई, ए आई बाई आई डी, वो सही कर लीजिएगा भाई। ये एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन को आई किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो सीख लिया, और ये ऐसे ये वाला लिखेंगे तो लिख लेंगे ना सब लोग। अब बोलो, क्या रेशियो ये हमें समझ में आया कि नहीं, ये बताओ भाई, इंपॉर्टेंट बात। चलिए, तो अब इसके हिसाब से अगर हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पता है, तो हम ट्रायंगल का क्या लिख सकते हैं, इन सेंटर। अगर ये वर्टेक्स x1 y1 है, ये वर्टेक्स x2 y2 है, ये वर्टेक्स x3 y3 है, तो क्या हम तीनों साइड लेंथ निकाल सकते हैं? मान लेते हैं ए बी की साइड लेंथ c है, बी सी की साइड लेंथ a है, और ए सी की साइड लेंथ b है। मतलब ये वाली साइड लेंथ हमने निकाली, कौन सी, ये वाली, इसको हमने नाम दिया a। ये वाली साइड लेंथ हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाली, इसको नाम दिया b। ये वाली साइड लेंथ हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाली, इसको नाम दिया हमने c। तो ये लेंथ हो गई a, ये लेंथ हो गई b, ये लेंथ हो गई c। ये डिस्टेंस फॉर्मूले से हम साइड लेंथ निकाल ही लेंगे, हाँ या ना? अब अगर हम यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो ऑब्वियसली ये वाला जो आई पॉइंट इन सेंटर बनेगा, ये वाला जो पॉइंट डी आएगा, डी पॉइंट का
तो हमने क्या कहा, ये रेशियो वाली चीज तो समझ में आ गई थी, तो हमने क्या एक ट्रायंगल बनाया जिसके वर्टेक्स हमने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिए। तो हमने पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तीनों साइड लेंथ निकाल ली। तो ए बी की साइड लेंथ सी आ गई, बी सी की साइड लेंथ ए आ गई और ए सी की साइड लेंथ बी आ गई। तो हमने कहा ये जो डी पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर जहां सामने वाली साइड को कट कर रहा है, वो जो डी पॉइंट है वो उसको सी इज टू बी के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ए बी डी बाई डी सी क्या हो गया, सी इज टू बी। अच्छा, अब ये पॉइंट हमें पता है x2 y2, ये पॉइंट हमें पता है x3 y3। तो इसको अगर हम डी पॉइंट निकालना चाहें जो इसको c इज टू b के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट क्या आएगा, c x3 b x2 by b प्लस c, c y3 b y2 by b प्लस c। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि जो इन सेंटर होता है वो एंगल बाइसेक्टर AD को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, b प्लस सी इज टू a, b प्लस सी इज टू a के रेशियो में। तो अभी हमने थॉट पढ़ा ना। तो इसका मतलब जो ये I पॉइंट है वो A और D को b प्लस सी इज टू a रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब हम I पॉइंट लिखें तो b प्लस सी इंटू दिस और a इंटू x1। तो वो क्या आ जाएगा, a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बाई a प्लस b प्लस c। ऐसे ही a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बाई a प्लस b प्लस c। समझ गए कि नहीं। यानी कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, एक ट्रायंगल बनाना होगा आपके पास जिसमें आपको तीनों वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 पता होंगे। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के साइड लेंथ निकाल लेंगे। तीनों साइड लेंथ हमें मिल जाएंगी, ए भी मिल जाएगी, बी भी मिल जाएगी और सी भी मिल जाएगी। अब ए के सामने का वर्टेक्स x1, बी के सामने का वर्टेक्स x2 और सी के सामने का वर्टेक्स x3। तो फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू x1 b इंटू x2 c इंटू x3 बाई a प्लस बी प्लस सी, a इंटू y1 b इंटू y2 c इंटू y3 बाई a प्लस बी प्लस सी। बस ये फॉर्मूला लगा के आप इन सेंटर निकाल देंगे। अब ये बात सबको समझ में आ गई भाई, बोलिए। अब ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं, बताइए भाई। अभी तो यस आ सर। रही ना समझ में। अब हमने कहा कि जो ये इन सेंटर होता है वो इन सर्किल का सेंटर होता है। वो जो इन सेंटर होता है वो इन सर्किल का क्या होता है, सेंटर होता है। तो ऑब्वियसली वो तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस पे होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि ये टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट होगी और ये टेंजेंट होगी। और जो एंगल बाइसेक्टर आप खींचोगे, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, तीनों जिस पॉइंट से पास करेंगे उसमें ये और ये एंगल सेम होगा ना। तो ये आउटसाइड से खींची गई टेंजेंट हो जाएगी। आप सर्किल पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि आउटसाइड से खींची गई टेंजेंट से जो ये एंगल बनता है वो बाइसेक्टर होता है। तो इसीलिए जो इन सर्कल बनता है उस इन सर्किल का जो सेंटर होता है, जो इन सर्कल बनता है उसका सेंटर होता है, उसी को हम इन सेंटर नाम देते हैं। वैसे भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है और इन सर्किल का सेंटर होता है। तो इसका मतलब इन सेंटर क्या हो गया हमारे लिए, इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल का मतलब अ सर्कल टचेस sides of triangle and lie inside the circle। समझ गए कि नहीं भाई। तो इन सेंटर क्या होता है, इन सर्किल का सेंटर होता है ऑब्वियसली। तो इन रेडियस क्या हो जाएगी, यही वाली लेंथ हो जाएगी इन रेडियस। तो अब इन रेडियस जो होती है, इन रेडियस वो होती है एरिया बाई हाफ ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर समझते हो ना, बोलिए। तो एरिया हो गया डेल्टा और पेरीमीटर कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही, ये किसी भी ट्रायंगल की इन रेडियस का फॉर्मूला होता है। तो आप इन रेडियस आराम से इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब आपको अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पता है तो एरिया तो पता हो ही जाएगा ना, बोलो भाई। और a प्लस बी प्लस सी साइड लेंथ भी पता हो जाएगी। तो आप हमेशा क्या निकाल लेंगे, इन रेडियस निकाल लिया करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगला देखो, इन रेडियस इन सर्किल का सेंटर होता है और इन सर्किल का सेंटर तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस पे होता है। यानी इन रेडियस एक ऐसा पॉइंट होता है ट्रायंगल के अंदर जो तीनों साइड से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस पे होता है। मतलब अगर आपसे पूछा गया अ पॉइंट, ठीक है, विच हैविंग इक्वी डिस्टेंस
फ्रॉम साइड्स ऑफ ट्रायंगल, उसे ही हम क्या कहते हैं भाई? बोलिए, इन सेंटर। ध्यान रखिएगा, किसी भी ट्रायंगल के रेफरेंस में अगर कोई ऐसा पॉइंट आपको सर्च करना है जो तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो बेसिकली आपको कौन सा पॉइंट निकालना है भाई? तो बेसिकली आपको कौन सा पॉइंट निकालना है? इन सेंटर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? हाँ या ना? यहाँ तक लिखी बात सबको समझ में आ गई? बोलिए। मतलब हमें एक पॉइंट डिस्कस करना है जो कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन सेंटर। तो इन सेंटर के बारे में इतनी बातें सबको क्लियर हुई? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अपनी बात। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आपका क्या होता है, ऑर्थो सेंटर मतलब H, सेंट्रॉयड मतलब G, एंड सरकम सेंटर, ये तीनों एक लाइन पे होते हैं। एंड सरकम सेंटर लाई ऑन अ लाइन विद, लाई ऑन अ लाइन पहले, एंड centroid divides इन सेंटर O, centroid मतलब G divides HO with ratio 2:1। मतलब मैंने ये कहा कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर तीनों एक लाइन में होते हैं, और ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार कई जगह कैलकुलेशन रिड्यूस करने के काम आता है। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड एंड सरकम सेंटर, ये तीनों एक लाइन पे होते हैं और किस रेशियो में होते हैं? 2:1 के रेशियो में। सेंट्रॉयड किस रेशियो में डिवाइड करता है एचओ को? सेंट्रॉयड एचओ को किस रेशियो में डिवाइड करता है भाई? 2:1। ध्यान रखिएगा हमेशा कि H, अच्छा इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक रूल दे देता हूं, दिमाग में रखने के लिए। OCECI, O मतलब ऑर्थो सेंटर, CE मतलब सरकम सेंटर, CI मतलब सेंट्रॉयड, CI मतलब सरकम सेंटर, और रेशियो कितना हो गया? 2:1। रूल समझ में आया कि नहीं बताओ? बोलिए। OCECI जस्ट लाइक ICCI, OCECI, समझ रहे हो कि नहीं भाई? गुड। चलिए अगला देखिए, सेकंड पॉइंट जिस पर बेस क्वेश्चन आसान होते हैं कि अगर मैं कहूं कि इफ सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ओरिजिन, मतलब किसी भी ट्रायंगल का सरकम सेंटर ओरिजिन है, ठीक है, देन ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल x1 plus x2 plus x3 y1 plus y2 plus y3, if x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are vertex of triangle, मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल का सरकम सेंटर, ध्यान दीजिए, किसी भी ट्रायंगल का सरकम सेंटर ओरिजिन दिया है, तो उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर हमेशा x1 plus x3 y1 plus y2 plus y3 होगा, सेम 2:1 के रेशियो से। बट इंपॉर्टेंट है, सरकम सेंटर ओरिजिन होना चाहिए, तो ऑर्थो सेंटर ये होगा। अब ये कैसे जज होगा कि सरकम सेंटर ओरिजिन है? सोचो, अगर सरकम सेंटर ओरिजिन होगा तो ओरिजिन से तीनों वर्टेक्स की डिस्टेंस क्या होगी? जल्दी जवाब। इक्वल। अगर सरकम सेंटर ओरिजिन होगा तो ओरिजिन से तीनों वर्टेक्स की डिस्टेंस क्या होगी? बोलो, अरे जवाब दो भाई, क्या होगी? इक्वल। क्या इक्वल?
ये बात सब लोग समझते हो कि नहीं इक्वल होगी, ये बताओ। Yes, अरे sir. हाँ या ना, का मतलब अगर किसी क्वेश्चन में ये कहा नहीं गया है कि सरकम सेंटर ओरिजिन है, बट x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर y3 स्क्वायर आपको दिख रहा है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब सरकम सेंटर क्या है? बोलो भाई। Origin. ओरिजिन से डिस्टेंस, तो सरकम सेंटर क्या है? ओरिजिन। तो कई बार क्या होता है, ये कहा नहीं जाता है कि सरकम सेंटर ओरिजिन है, बट ऐसा कोऑर्डिनेट दिया जाता है कि आप ये ऑब्जर्व करें कि ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर का सम कांस्टेंट है। मतलब इस वर्टेक्स के दोनों ऑर्डिनेट का स्क्वायर, इस वर्टेक्स के दोनों ऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम, इस वर्टेक्स के दोनों ऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली सरकम सेंटर तो कांस्टेंट ओरिजिन हो गया ना, क्योंकि ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सेम आ गई, तो सरकम सेंटर ओरिजिन हो गया। जैसे ही ऑब्जर्वेशन आता है तुरंत हम कहते हैं कि ऑर्थो सेंटर क्या होगा? वर्टेक्स का सम। 2:1 का रेशियो मेंटेन होगा ना? अरे हाँ या ना जवाब दो, सोचो भाई। हमने ये कहा कि सेंट्रॉइड तो हमारा फिक्स होता है हमेशा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये तो ओके हो ना इस बात पे, सेंट्रॉइड तो फिक्स हो गया। सरकम सेंटर हमने ओरिजिन कह ही दिया है, तो h क्या आएगा? क्योंकि ये रेशियो तो 2:1 मेंटेन होगा ना। सोचो जल्दी से, तो इसको क्या होना पड़ेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3, y1 प्लस y2 प्लस y3, तभी तो ये 2:1 का रेशियो मेंटेन होगा कि नहीं होगा? सोचो। अरे बताओगे भाई, समझे भाई? दिस इंटू 1/3, दिस इंटू 1/3, क्योंकि ये तो 0 0 है। क्लियर हुआ? तो जैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका सरकम सेंटर ओरिजिन है, तुरंत आप ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे? तीनों का सम। क्या ये बात सबको ओके हो रही है? ये बताओ। चलिए, इसके बाद थर्ड जो इंपॉर्टेंट इसमें रिजल्ट यूज होते हैं वो है राइट एंगल ट्रायंगल। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल थर्ड जो चीजें इसमें यूज होती हैं वो यूज होती हैं फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है, तो जो भी राइट एंगल ट्रायंगल आप लेंगे, उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो राइट एंगल पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है, वो ऑर्थो सेंटर होता है। ये पॉइंट तुरंत क्या बन जाता है? ऑर्थो सेंटर। सोचो क्यों ऐसा हुआ भाई? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो ये एल्टीट्यूड इस पर हुआ, ये एल्टीट्यूड इस पर हुआ, ये एल्टीट्यूड इस पर हुआ, तीनों एल्टीट्यूड कहाँ कट कर रहे हैं? बी पे। तो जो भी राइट एंगल पॉइंट होता है वो क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। ये बात समझ पाए कि नहीं? अच्छा, इसके बाद सरकम सेंटर क्या होता है भाई? एक ऐसे सर्किल का सेंटर, हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है। किसका मिड पॉइंट भाई? Hypotenuse. वो क्या होता है आपके लिए? सरकम सेंटर। समझ गए कि नहीं? तो राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या होता है? सरकम सेंटर। और जहां राइट एंगल तो बन रहा सरकम होता है, सेंटर बता दीजिए एक बार। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट सरकम सेंटर हो गया ना। क्यों? क्योंकि भाई सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सर्किल का सेंटर होता है। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पढ़ा है कोई भी डायमीटर जो है वही राइट एंगल बनाती है सामने वाले वर्टेक्स पे। ये पढ़ा है कि नहीं सबने थ्योरी? यही राइट एंगल होता है, हाँ या ना? और ये हाइपोटेनस हुआ, तो इसी का सेंटर क्या हो जाता है? सेंटर हो जाता है। दिखा कि नहीं? तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होगा उसी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? सरकम सेंटर हो जाएगा। क्या ये बात कनेक्ट हुई? नहीं हुई? तो जैसे ही आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ में आया? तुरंत जहां पे राइट एंगल बन रहा होगा वो ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, और जहां पर हाइपोटेनस आ रहा होगा उसका जो मिड पॉइंट होगा वो सरकम सेंटर हो जाएगा। राइट एंगल के बारे में ये दोनों बातें एकदम ध्यान रखिएगा। समझ गए कि नहीं? चलिए, इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन जो आती है वो आती है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। अगली इंफॉर्मेशन जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। चलिए, इसके बाद चौथी इंफॉर्मेशन जो इसमें यूज होती है फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ गए?
अब अगली इंफॉर्मेशन हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे सेंटर कोइंसाइड करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है भाई, चाहे कोई भी सेंटर हो, सारे सेंटर क्या करते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। तो अगर तीनों साइड लेंथ सेम है तो एल्टीट्यूड, हाइपोटेनस, एल्टीट्यूड निकालो, एंगल बाइसेक्टर निकालो, मीडियन निकालो, सारी लाइनें सेम होती हैं, चाहे एंगल बाइसेक्टर निकालो। तो इसका मतलब सारे सेंटर क्या करते हैं, बोलो, कोइंसाइड करते हैं। समझ में आया? तो मतलब ऑर्थो सेंटर, ठीक है, यानी एच, सेंट्रॉयड यानी जी, इसके बाद इन सेंटर, इन सेंटर, ठीक है ना। इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर कोइंसाइड्स ईच अदर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बताइए? तो सारे सेंटर सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं बताइए? क्योंकि एल्टीट्यूड निकालो, ठीक है, चाहे एंगल बाइसेक्टर निकालो, ठीक है, चाहे क्या निकालो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, चाहे क्या खींचो, एल्टीट्यूड, चाहे मीडियन खींचो, आर सेम, ये सारे सेम होते हैं। तो ये भी एक एनालिसिस है। तो अगर आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल है और आपको इनमें से कोई भी वर्टेक्स निकालना है तो आपको सीधे सीधे हर बार क्या निकालना पड़ेगा, सेंट्रॉयड। हर बार आप सीधा क्या निकाल देंगे, सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड तो आप निकालना जानते हो ना, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, बोलो। तो बस सेंट्रॉयड निकाल के आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात मेरी सबको समझ में आई, बताइए, बोलो। अच्छा, इसके बाद पांचवी इंफॉर्मेशन जो यूज होती है वो होती है फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल समझ रहे हो कि नहीं भाई? अब आइए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हुआ दो साइड सेम होती है लेंथ वाइज, दो साइड की लेंथ क्या होती है, सेम। सही है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो बाइसेक्टर होता है वही एल्टीट्यूड होता है, यही एंगल बाइसेक्टर होता है, यही मीडियन होता है, और यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो जो सारे सेंटर्स होते हैं वो एक लाइन पे लाई करते हैं। भाई तीन सेंटर तो एक लाइन पे लाई करते ही है ना, कौन कौन से, एच जी ओ। इसी लाइन पर अगर इन सेंटर भी आ जाए तो इसका मतलब आपका ट्रायंगल क्या है, बोलो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। Please. मतलब अगर सारे सेंटर कोइंसाइड करेंगे तो ट्रायंगल इक्विलेटरल है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? यानी कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, सर्कम सेंटर, सही है, एंड इन सेंटर लाई ऑन सेम लाइन, सही है ना। तो आपका ट्रायंगल क्या होगा, बोलो, देन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलिए। क्या ये बात सब लोग समझ पाए? एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा एंड द लाइन वेयर all centers lie is angle bisector of unequal angle। मतलब ये जो दो एंगल तो इक्वल होंगे ना, क्योंकि आपका ट्रायंगल कैसा है भाई, आइसोसेलेस है। ये जो अनइक्वल एंगल है इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसी पर तीनों सारे सेंटर लाई करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, ये बताओ। अरे हाँ या ना, क्या है मेरी बात सब लोग समझ रहे हो कि नहीं?
तो जब सारे सेंटर एक लाइन पे लाई करेंगे तो वो लाइन होगी अनइक्वल एंगल का बाइसेक्टर और ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल। सारे सेंटर कॉन्साइड सॉरी आइसोसेलेस, सारे ट्रायंगल कॉन्साइड करेंगे तो ट्रायंगल क्या होगा, बोलो इक्विलेटरल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या पोजीशन होगी ये भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? अरे हाँ या ना। इसके बाद एक लास्ट इंफॉर्मेशन पे बेस क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है कि वैसे तो ये मैं आगे आपको बताता, बट चलो अभी बात आ गई तो बता देता हूं कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल में मिरर इमेज लें, किसका, ऑर्थो सेंटर का, किसके रेफरेंस में, साइड के रेफरेंस में, तो वो हमेशा लाई करता है कहां पे, मिरर इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑलवेज लाई ऑन सर्कम सर्कल। मिरर इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑलवेज लाई ऑन सर्कम सेंटर। किसी भी साइड से अगर आप उसकी मिरर इमेज लोगे तो हमेशा सर्कम सेंटर्स पे लाई करेगा, सर्कम सर्किल पे लाई करेगा। मिरर इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर विद रिस्पेक्ट टू एनी साइड। वैसे अभी इमेज पढ़ेंगे तब हम ये कॉन्सेप्ट इसमें डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। समझ गए कि नहीं? बस ये लिख लो, मिरर इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर with respect to any side of triangle always lie on circle। ठीक है? किसका मिरर इमेज भाई? ऑर्थो सेंटर का। किसके रेफरेंस में? एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल। कहाँ लाई करता है? सर्कम सर्कल पे। तो किसी भी साइड से ले लेना, मतलब तीनों साइड से जब आप मिरर इमेज लोगे, इससे लो चाहे इससे ले लो, तीनों साइड से जब आप इसका मिरर इमेज लोगे तो ये हमेशा कहाँ लाई करता हुआ मिलेगा आपको, बोलो, बोलिए। सर्कम सेंटर पे। सर इसमें बेस्ड मेरी क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? इसमें भी जैसे आपको सर्कम सेंटर दे देगा, एक साइड की इक्वेशन दे देगा, ठीक है, और एक सर्कम सर्किल दे देगा। सर्कम सेंटर दे दिया, ऑर्थो सेंटर दे दिया, और एक साइड की इक्वेशन दे दी, और आपसे पूछ लिया गया सर्कम रेडियस बताओ, तो वो मिरर इमेज निकाल के आप काम करेंगे। अभी इमेज पढ़ेंगे ना हम, तब इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो इन्फॉर्मेशन सारी हमने गैदर कर ली ना कि किस टाइप की सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है। बोलिए भाई, अभी हमने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है किस टाइप की सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है, क्या क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं। यहाँ तक ओके हो? ये बताओ पहले। यस 2:1 सोचो जल्दी से। यस सर। हमें सेंटर दिया है और हमें क्या दिया है? सर्कम सेंटर दिया है, और हमसे क्या पूछा है? सेंट्रॉइड। ये किस रेशियो में होता है भाई साहब? 2:1। सीधा फॉर्मूला लगा तो अल्फा कितना आ गया, बीटा कितना आ गया, देख लो आराम से, कोई डाउट हो तो बताओ। तो इसका मतलब सेंट्रॉइड कितना आ गया, 1/3, 2/3। क्या है पहला क्वेश्चन? सबको समझ में आया? बोलिए भाई। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया भाई? जब भी कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करती है तो तुरंत आप लाइन की इक्वेशन को x/a और y/b की फॉर्म में लिखा करो, c से डिवाइड करके। याद है फॉर्म लिखना? मैंने सिखाया है। ax + by = c लिख के c से डिवाइड कर देते हैं। तो Yes, ये sir. वाला कॉमा 0 आ जाता है और ये वाला पॉइंट 0,3। यहाँ पे प्लस साइन रखा करो तो हो सकता है ये वैल्यू नेगेटिव में आए, तो वो नेगेटिव का मतलब कि इंटरसेप्ट नेगेटिव वाली डायरेक्शन में हो जाएंगे, बस, और कोई मतलब नहीं है। सही है? तो ऑब्वियसली ये लेंथ कितनी आ गई 4, ये लेंथ कितनी आ गई 3, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 5। अब सारी लेंथ आपने निकाल ली है। बोलिए, ये वाला Yes, sir. कोऑर्डिनेट आपको सेंटर आई क्या होगा? फॉर्मूला क्या लिखोगे बताओ? 4 × 0, बोलो, 3 × 4,
और 5 इंटू 0, तो क्या वो 12/3 प्लस 4 प्लस 5 होगा? अरे हाँ या ना बोलो। ऐसे ही अगला वाला लिखो, 4 इंटू 3, 3 इंटू 0, 5 इंटू 0, तो अभी भी क्या होगा? 12/3 प्लस 4 प्लस 5, तो इन सेंटर कितना आ जाएगा भाई? 1,1। एम आई करेक्ट और नॉट, ये बताओ। यस सर। अच्छा, अगर इन सेंटर 1,1 आ गया तो 1,1 से किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये इन सेंटर 1,1 है, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इन रेडियस आ जाएगी। तो इन रेडियस कितनी आ रही है बताओ? अच्छा, मान लो ऐसे नहीं निकालते तो इन रेडियस का आपने फॉर्मूला देखा है ना, डेल्टा अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, याद आया कि नहीं? अच्छा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? बेस इंटू हाइट बाई 2। अरे हाँ या ना? तो ये 3 इंटू 4/2 आएगा, 6 आ जाएगा कि नहीं? देखो सब लोग, तो ये आ गया 6। अच्छा, ये a प्लस बी प्लस सी करोगे तो 3 प्लस 4 प्लस 5/2, 6/6 1, तो इन रेडियस 1 आएगी कि नहीं? अरे बोलो। अच्छा, क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ या ना? Yes, sir. तो सरकम सेंटर क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। ए तो बी। सरकम सेंटर क्या होगा? बोलो, सरकम सेंटर क्या होगा जनाब? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, तो 2,3/2 होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? यस सर। Yes, sir. क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद सरकम रेडियस क्या होगी? सरकम रेडियस क्या होगी? इसकी डिस्टेंस किसी भी वर्टेक्स से निकाल लो, तो इसकी डिस्टेंस ए से निकालोगे तो हाइपोटेनस का हाफ होगी कि नहीं? बोलो। तो हाइपोटेनस 5 है, तो सरकम रेडियस कितनी आ गई? 5/2, 2.5। अब बताओ ऑर्थो सेंटर क्या होगा? क्या ये राइट Zero, एंगल zero, ट्रायंगल है? zero. हाँ, राइट एंगल बन रहा होगा, वही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। Yes, sir. इसके बाद Origin. सेंट्रॉइड क्या होगा? सेंट्रॉइड क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो सारे आंसर में। क्या ये बात हम सभी को समझ में आई? ये बताओ, यस सर। क्लियर हुई कि नहीं बताओ। अच्छा, यहाँ पर चाहो तो ये चीज लिख सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं यहीं से सरकम रेडियस पूछूं तो यहाँ पे नोट कर लो, सरकम रेडियस इज इक्वल टू AC/2। ये चाहो तो एडिशनल में लिख लो, सरकम रेडियस क्या होगा? हाइपोटेनस का हाफ। नहीं समझे? तो सरकम रेडियस जो है वो AC/2 आ जाएगा। AC मतलब वही हाइपोटेनस और उसका हाफ, सेम लॉजिक। तो वो चाहो तो वहां लिख लो। लिख लिया ना सबने? पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? इसमें कोई डाउट हो तो बोलो भाई। अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट हैं तो अल्फा प्लस गामा कितना होगा? 3, 3p। 3p, अल्फा बीटा गामा, गामा अल्फा कितना होगा? 3q, 3। और अल्फा बीटा गामा कितना होगा? 1. 1 1। ये तो ओके होगा। अच्छा, अगर हमें इसका सेंट्रॉइड लिखना है ट्रायंगल का, तो सेंट्रॉइड कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा/3 और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा/3। क्या ये सेंट्रॉइड समझ में आया कि नहीं? तो अब ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा? 3p/3। अच्छा, इसमें जब एलसीएम लोगे तो ये अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा और /3 आ जाएगा। तो इसका मतलब सेंट्रॉइड कितना आ गया? p, P, Q. q। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ। Yes, sir. क्वेश्चन में एकदम सिंपल। व्हाट द थिंकिंग प्रोसेस क्या है भाई? आपने पढ़ा है ना कि AH जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके? BC के। तो इसका मतलब जो AH का स्लोप होगा और जो BC का स्लोप होगा, उनका प्रोडक्ट -1 होगा कि नहीं? ये बताओ। अब AH का स्लोप क्या होगा? बीटा/अल्फा, और BC का स्लोप क्या होगा? 3 + 1/-2 -5। ये प्रोडक्ट -1 अल्फा बीटा में पहली इक्वेशन। सेम लॉजिक से आप कह सकते हैं जो BH है वो भी तो AC के परपेंडिकुलर होगा। याद आया? मैंने आपको अलग से इक्वेशन लिखवाई थी ये वाली, क्योंकि ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट ही है। अब BH लाइन का स्लोप कितना होगा? बोलो।
1 कॉमा -5, 0 -1 और 0 -5, और AC लाइन का स्लोप कितना होगा? बीटा -3 अपॉन अल्फा प्लस 2, ये भी -1 होगा। ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे? अल्फा एंड बीटा। बताओ क्या आएगा? ऑर्थो सेंटर का कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, आप इस थॉट पे हमेशा रहिएगा कि एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर लाइन, तो ये AH BC के परपेंडिकुलर, BH AC के परपेंडिकुलर, CH AB के परपेंडिकुलर, और ये बहुत मेन इंफॉर्मेशन है ऑर्थो सेंटर वाले क्वेश्चन की। तो बस इनमें से अल्फा बीटा में इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना है, वहां से अल्फा बीटा निकल आएंगे। क्या इक्वेशन अल्फा बीटा में बन रही है? ये बताओ, आराम से बन रही होंगी। यस सर। नहीं बन रही क्या? तो पहली वाली बन रही है बस अल्फा इज उन्हीं इक्वल को टू 7 बीटा बाय 4। हाँ, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो ये शायद 4 बीटा आ जाएगा। तो -20 पहली by इक्वेशन 13। क्या बन, 4 बीटा और इज इक्वल टू 7 अल्फा क्या? यस सर। पहली इक्वेशन यही बन रही, 4 बीटा इक्वल टू 7 अल्फा। देखो जरा ध्यान से, यही आ रही है क्या? Yes, sir. और सेकंड इक्वेशन क्या आ रही है? सेकंड आ रही है बीटा -3 इक्वल टू 5 अल्फा प्लस 2। इसका मतलब 5 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -13। बोलो नहीं, 5 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -13, यही आ रही ना? देख लो। यस तो इसका मतलब 20 अल्फा माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू -52। 7 अल्फा माइनस Sir, voice नहीं आ रही। बस आप अल्फा बीटा आराम से सॉल्व कर लीजिए, आराम से सॉल्व हो गया होगा यार। अल्फा की वैल्यू आपने रख के बीटा ही आ गई, अल्फा बीटा आपका वर्टेक्स आ गया होगा। सबसे पहला काम क्या करोगे? इन सेंटर निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे? साइड निकालेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं ना। यस यस सर। सबसे पहले क्या निकालते हैं भाई? डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस। तो बताओ मुझे, व्हाट इज AB, व्हाट इज BC एंड व्हाट इज CA? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AB डिस्टेंस कितनी है? AB डिस्टेंस कितनी है? 6√2। Yes, sir. चलो, BC डिस्टेंस कितनी है? √50. √50। 5 5√2 प्लस 2 4 एंड हाँ √50 मतलब 5√2। चलो, CA डिस्टेंस कितनी है? 5√2. 5√2। ये तो ओके हो गया। अब हमने सारी डिस्टेंस निकालनी, तो ये डिस्टेंस है 5√2, सॉरी, तो डिस्टेंस लिख लो। ये डिस्टेंस है 6√2 और ये डिस्टेंस है 5√2। अब सीधा इन सेंटर का फॉर्मूला लगा दो। याद है कि नहीं फॉर्मूला? दिस इंटू x1, दिस इंटू x2, दिस इंटू x3, और सबको ऐड कर दो। तो 5√2 20√2 माइनस 10√2 और 630√2 डिवाइड कर दो तीनों को ऐड करके, तो 16√2। समझ रहे हो कि नहीं भाई? ऐसे अगला वाला लिख दो, तो -10√2 प्लस 20√2 और कितना 30√2, सेम ही आ रहा है तो, और डिवाइड कर दो 16√2 से। देखो इन सेंटर कितना आ रहा है 5/2, सॉल्व 5/2. करके? 5/2, 5/2। Yes, sir. अरे बोलो यार। Yes. देखो
आ गया 5/2, 5 ऑब्जर्वेशन दिखा। Yes, sir. 5 cos theta minus 5 sin theta. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर और 5 कॉस थीटा स्क्वायर प्लस माइनस 5 साइन थीटा स्क्वायर। क्या ये सारे स्क्वायर सेम है? इसका मतलब सरकम सेंटर कितना है भाई? ओरिजिन। और अगर सरकम सेंटर ओरिजिन है तो ऑर्थो सेंटर कितना होता है भाई? ये तो आज की क्लास में आपने पढ़ा है। अगर सरकम सेंटर ओरिजिन है तो ऑर्थो सेंटर तीनों वर्टेक्स का सम होता है कि नहीं? तो 3 - 4 + 5 cos थीटा एंड 4 - 3 - 5 sin थीटा, ये आपका ऑर्थो सेंटर आ गया। तो ऑर्थो सेंटर का आंसर कितना आ गया भाई? 5 cos थीटा -1 एंड 1 - 5 sin थीटा। क्या ये लॉजिक समझ में आया? बोलो। मैंने बताया था ना ये एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है, कहीं भी आपको ये ऑब्जर्वेशन दिखे तुरंत ऑर्थो सेंटर आप डायरेक्ट निकाल देंगे। ये ऑब्जर्वेशन दिख रहा था ना 3 4 4 3 5 5 देखकर, बोलो भाई। Yes, sir. नहीं समझ पा रहे हो तो भाई अगर सरकम सेंटर ओरिजिन है तो x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा 1, x2 स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा 2, x3 स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा 3, ये कांस्टेंट होंगे कि नहीं? बोलो। तो x1 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1, या इसको लिख दें सेक स्क्वायर थीटा, क्या बोलते हो? अरे बोलो। x2 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 2 और x3 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 3, ये कांस्टेंट होंगे कि नहीं होंगे ये बताओ। अच्छा, अब ऑर्थो सेंटर क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 और x1 10 थीटा 1 और x2 10 थीटा 2 और x3 10 थीटा 3, ये सेम होगा कि नहीं बताओ। अरे हाँ या ना? इसका मतलब x1 सेक थीटा 1, x2 सेक थीटा 2 और x3 सेक थीटा 3, ये तीनों सेम होंगे कि नहीं? क्या ये लाइन सबको समझ में आई? पहले ये बताओ। अरे हाँ या ना? क्या ये लाइन सबको समझ Yes, में sir. आई भाई? ये सेम होंगे कि नहीं बताओ। और आसान अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस सब कुछ स्क्वायर में चल रहा है तो मैं इसको के स्क्वायर बोल दूं। के स्क्वायर तो ये क्या हो गया। अब हमें चाहिए ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स बार। ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा कितना है? वाई बार। तो हमें रेशियो चाहिए वाई बार बाई एक्स बार का। तो ये लिख सकते हैं x1 सेक थीटा 1 इंटू साइन थीटा 1, x2 ये कैसे लिख रहे हैं दिख रहा है सबको? सेक थीटा 2 इंटू, बोलो, साइन थीटा 2 और x3 सेक थीटा 3 इंटू साइन थीटा 3। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा? बोलो। अच्छा, Yes, ऐसे ही sir. हम इसको क्या, x1 को x1 सेक थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1, x2 सेक थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 2, x3 सेक थीटा 3 इंटू कॉस थीटा 3। अब जरा सोच के जवाब देना। ये ये सब इक्वल है तो कॉमन होके क्या हो जाएंगे बताओ? कैंसिल। तो y बाई एक्स बार क्या आ जाएगा? साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 बाई कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। यही प्रूफ करना था ना सबको? Yes, सर sir. ये फॉर्म कैसे किया वो बता दीजिए। क्या बेटा बताओ? सर ये जो आपने रेशियो में किया फिर। हाँ? क्या किया बेटा मैंने? फिर से बोलो। सर ये नीचे कन्वर्जन सर। नहीं, ये रेशियो लिखा कैसे ये पूछ रहे हो? क्या पूछ ये रहे हो ये तो बताओ पहले। नहीं, ये रेशियो कैसे लिखा? एक्स बार ये रहा, वाई बार ये रहा, दोनों को लिख दिया।
टेन थीटा क्या होता है ये बताओ, साइन थीटा बाई, सर कॉस बोलो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस cos थीटा, theta, और वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है। sec theta। अच्छा ठीक है सर आगे। अरे यार मैजिक थोड़ी ना है, टिग्नोमेट्री चल रही है भाई, और चूंकि यही टर्म हमें कॉमन करना और नीचे डिनोमिनेटर में हमें कॉस चाहिए, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता ही है। अरे बताओ यार, वो तो हमने सिमेट्रिसिटी में हमें ये रिलेशन पता है ना, तो हमें यही तो कॉमन करना पड़ेगा, तो हमें बस सेक थीटा सर्च करना था, कॉमन करके कैंसिल कर देना था। नहीं समझे? आ गया सर। समझ गए सर। सबसे पहले ये समझते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन होती क्या। देखो ये एक लाइन है, सपोज मैंने कहा ये एक लाइन है, ठीक है, ओके। सपोज ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, टेन थीटा, जिसे हम कह सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर हम इस लाइन पर एक पॉइंट लें x1 कॉमा y1, सही है, और एक और पॉइंट ले लें x कॉमा y, इसके बीच की डिस्टेंस कह दें r है, कह सकते हो कि नहीं बताओ। तो यहाँ पर अगर हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें ये, तो ये एंगल हमारा कितना होगा सोचो, थीटा होगा कि नहीं। अरे Yes, हाँ या ना, ये वाली लेंथ कितनी होगी और ये वाली लेंथ कितनी होगी, क्या इस वाली लेंथ को हम x माइनस x1 बोलेंगे और इस वाली लेंथ को y माइनस y1 बोलेंगे। सोच के जवाब देना जरा। yes sir. अरे ये सारी चीजें सबको देख रही कि नहीं, बोलो। Yes, जी sir. ये एंगल वही सेम थीटा है, तो इसका मतलब साइन थीटा कितना होगा, y माइनस y1 बाई आर, कॉस थीटा कितना होगा x माइनस x1 बाई आर। तो हम कह सकते हैं कि y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू r। ये है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जहां पर r कैसा है, वेरिंग। r कैसा है भाई, वेरिंग, और थीटा कैसा है भाई, वेरिंग क्यों है? कांस्टेंट। सही है, r वेरिंग क्यों है भाई, क्योंकि एक्स वाई पॉइंट तो लाइन पे वेरी करता जाएगा ना। अभी एक्स वाई यहाँ, अगली बार एक्स वाई यहाँ होगा, अगली बार एक्स वाई यहाँ होगा, तो आर लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट थीटा समझ हमेशा गए। के लिए लाइन के लिए फिक्स, थीटा Yes, लाइन के लिए क्या है, फिक्स। मेरी बात समझे कि नहीं। yes sir. तो आर अलग भाई, ये पॉइंट x1 y1 हमने फिक्स कर दिया, तो अभी ये r1 है, कुछ समय बाद ये वाला पॉइंट लोगे तो r हो जाएगा, ये वाला पॉइंट लोगे तो r हो जाएगा। बट लाइन फिक्स है तो उसका एंगल तो फिक्स हो गया ना एक्स एक्सिस के साथ, वो थोड़ी ना चेंज होगा। बोलिए, क्लियर। तो ये इक्वेशन होती है Yes sir. पैरामीट्रिक लाइन। अच्छा, इसी में अगर आप इंफॉर्मेशन रिवर्स कर दो, इसी में इंफॉर्मेशन क्या कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब आर को फिक्स कर दो और थीटा को कांस्टेंट कर दो, तो यही सेम इक्वेशन सर्किल की बन जाएगी। सोचो, अब हमने आर फिक्स कर दिया है, बट थीटा को हमने क्या कर दिया है, चेंज। दिखा, तो अब बार बार लाइन बदल रही है, बट आर यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट सेम है, तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, सर्कल। तो जब सर्किल में पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी समझ गए, आर वेरी करते हुए थीटा को अगर कांस्टेंट रखेंगे, तो ये इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन है। अब बात आती है, हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन पढ़ी क्यों है, इंपॉर्टेंट बात इतनी है। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, एक लाइन आपको दी है, उस लाइन पर एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, उस पॉइंट से आर यूनिट डिस्टेंस पर आपको एक पॉइंट निकालना है, आर यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट निकालना है एक्स कॉमा वाई। अगर हमें लाइन गिवन है, गिवन लाइन, तो उसका स्लोप हमें क्या होगा,
पता होगा कि नहीं? स्लोप पता होगा तो हमें क्या पता होगा? थीटा पता होगा। थीटा पता होगा तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं? साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो इसी x वाले पॉइंट को हम कह सकते हैं x1 प्लस आर कॉस थीटा। इसी y पॉइंट को हम कह सकते हैं y1 प्लस आर साइन थीटा। क्या ये मेरी बात समझ पाए, नहीं समझ पाए? बोलो। हम यहां से y निकाल सकते हैं ना, आर साइन थीटा प्लस y1। यहां से x निकाल सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस x1। तो इसका मतलब अगर हमें किसी पॉइंट से किसी लाइन पर r यूनिट डिस्टेंस पर कोई पॉइंट निकालना हो तो हम पैरामीट्रिक यूज करते हैं। मतलब अगर हमें ये डिस्कशन करना हो कि किसी पॉइंट से r यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो हम हमेशा अपनी डायरेक्शन पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन पर ही लेंगे। मतलब हम जो सोचने का अपना दायरा लेंगे वो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच हैविंग r unit distance from point x1 y1 lie on the same line with slope m is क्या होगा? x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा। ये बात समझ में आई? अच्छा, कॉमन सेंस से सोचो, अगर ये r यूनिट आगे हो सकता है तो यही सेम पॉइंट r यूनिट पीछे भी तो हो ही सकता है। बोलो। अगर एक r को हम प्लस लेंगे तो दूसरा r क्या हो जाएगा हमारा? माइनस। तो यानी Minus. पॉइंट प्लस भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो प्लस वाला मतलब एक डायरेक्शन में दोनों प्लस लोगे और अगली डायरेक्शन में दोनों माइनस लोगे। क्या ये बात आपको समझ में आई पैरामीट्रिक में? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब क्यों, जब भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको r यूनिट डिस्टेंस पर कोई पॉइंट डिस्कस करना है किसी भी लाइन पर, तो आपकी सोचने की डायरेक्शन तुरंत क्या बननी चाहिए? बोलो। अगर आपको r यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट डिस्कस करना है तो आपकी सोचने की डायरेक्शन तुरंत क्या होनी चाहिए? पैरामीट्रिक। x1 प्लस आर कॉस थीटा। अच्छा, थीटा निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? स्लोप। अच्छा, अगर m निगेटिव होगा तो साइन और कॉस में निगेटिव किसे लेते हैं? अगर m निगेटिव होगा तो साइन और कॉस में कॉस को लेते नेगेटिव हैं। लेते हैं सर। cos ध्यान रखिए, ये बात तुरंत ध्यान रखिएगा। समझ गए? पैरामीट्रिक हम कब यूज करेंगे, कब सोचेंगे कि पैरामीट्रिक यूज करना है? जब भी हमें किसी एक पॉइंट से r यूनिट डिस्टेंस पर किसी पॉइंट का डिस्कशन करना हो तो हम अपनी सोच हमेशा किस पे रखेंगे? पैरामीट्रिक पे। अब इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इस r को प्लस ले रहे हैं तो ये वाला r कैसा हो जाएगा? माइनस। रिवर्स भी कर सकते। अगर हम इस r को प्लस ले लें तो ये r कैसा हो जाएगा? माइनस। मेरी बात समझे कि नहीं? अगर हम इस r को प्लस ले लें तो ये r, मतलब एक डायरेक्शन में जो r लोगे वो सब क्या होंगे? प्लस। अपोजिट डायरेक्शन में अगर उसके चलोगे तो क्या होंगे? माइनस। मेरी बात समझे? जैसे ऐसे समझो, मैंने कहा यहां से r1 यूनिट डिस्टेंस है, यहां से r2 यूनिट डिस्टेंस है और यहां से r3 यूनिट डिस्टेंस है। सेम पॉइंट x1 y1 है, ये a है, ये b है और ये c है। सही है? तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे बताओ? अगर a को हम x1 प्लस r1 cos थीटा y1 प्लस r1 साइन थीटा लिख रहे हैं तो b पॉइंट भी क्या लिखोगे? x1 प्लस r2 cos थीटा y1 प्लस r2 साइन थीटा। बट c पॉइंट के लिए आप r3 की जगह माइनस क्या हो यूज जाएगा। करोगे? हाँ, r3। ये ध्यान रखिएगा, एक साइड आपने प्लस ले ली है तो उसका जस्ट अपोजिट साइड का पॉइंट लेंगे तो हमेशा क्या साइन लगाएंगे बीच में? माइनस। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ, बोलिए। तो एक साइड के जब पॉइंट लोगे तो प्लस, उसके अपोजिट साइड पॉइंट लोगे तो माइनस।
ये बात पैरामीट्रिक में समझ में आ रही है कि नहीं? बोलिए, बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? यस सर। तो जब भी आपको आर यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट का डिस्कशन करना होगा तो हम हमेशा पैरामीट्रिक में सोचेंगे। पैरामीट्रिक में पॉइंट का कोऑर्डिनेट थीटा लगा के। अब देखिए इधर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक लाइन है जो कि 1,2 से पास कर रही है और 60 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस से बना रही है। अगर लाइन 60 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस से बना रही है तो लाइन का स्लोप हमें मिल गया। क्या ये बात सब लोग समझते हो? अरे हाँ या ना? यस सर। √3। तो इसका मतलब साइन थीटा अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? √3/2। और कॉस थीटा हम लिखना चाहें तो 1/2। ये तो ओके हो गया। अब कह रहा है कि ये लाइन जो है सेम लाइन आगे बढ़ी, इंटरसेक्ट कर रही है x + y = 6 को एट पॉइंट P से। तो एक तो तरीका ये हुआ कि हम पहले सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें और उससे आंसर निकाल दें। बट हमें किसी भी लाइन से r यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट का डिस्कशन करना है कि नहीं? क्या ये बात हमें फील हुई? बोलो। ये लाइन है x + y। लैम्डा लेट कर सकते हैं। इस पॉइंट को 1,2 है मान लेते हैं, ये डिस्टेंस r है, हमें यही डिस्टेंस तो निकालनी है। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 + r cos थीटा एंड 2 + r sin थीटा। क्या ये बात समझे सब लोग? बोलो। और यही P पॉइंट कहां लाई कर रहा है बताओ? ऑन द लाइन। मेरी बात समझे कि नहीं? लाइन पे लाई करा दो। तो 1 + r/2 2 + r√3/2 = 6 आ जाएगा। क्या ये बात आप लोग समझ रहे हो? आर ही हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है भाई? आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 6/√3 + 1। तो इसी आर को हम 3 × √3 - 1 बोल सकते हैं कि नहीं? यही आर आपको निकालना था। यही आर आपके लिए क्या हो गया? एपी हो गया। तो मैंने क्या बताया, अगर आपको किसी पॉइंट से आर यूनिट डिस्टेंस पर किसी पॉइंट की बात करनी है तो आपको अपनी डायरेक्शन क्या लेनी है? पैरामीट्रिक। आप यूज समझे पैरामीट्रिक का? आप ये काम भी कर सकते थे, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते, स्लोप पता था, पॉइंट पता था, और इस लाइन के साथ सॉल्व कर लेते। ये पॉइंट निकालते फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाते। टाइम लगता ना? यस बोलो। सर। बट अगर हम यही डिस्टेंस आर माने और सीधा ये पॉइंट आर के टर्म में लिखे और इस पर लाई करा दें तो आर डायरेक्ट निकल आएगा कि नहीं? अच्छा, अब आपकी हटक नहीं है कि यार अगर यही आर माइनस में आता तो भी डिस्टेंस तो आप मॉड लगा के रिपोर्ट करते ना। बोलिए। तो वो आर प्लस है या माइनस, ये आपका हेडक नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट है। आपको बस आर लेकर एक, क्योंकि हमें एक ही डायरेक्शन में चलना है ना। अगर हमें दोनों डायरेक्शन में चलना होता तो हम प्लस माइनस सोचते कि भाई ये प्लस लें तो ये माइनस होगा। बट अभी हमारा एनालिसिस एक ही डायरेक्शन में है, तो बस आर यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट निकाल, सीधा पॉइंट निकालेंगे आर के टर्म में। क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कराएंगे, आर की वैल्यू निकाल देंगे, और आर डिस्टेंस ही क्या है? एपी है, वही आपको चाहिए। समझ में आया? इस लाइन के स्लोप की हेल्प से हमने वो थीटा वाला एनालिसिस कर लिया और सिंपलीफाई कर लिया। देख लीजिए कोई कि जब कभी भी आपसे आर यूनिट डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट डिस्कशन में आएगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पैरामीट्रिक ही सोचेंगे। समझ गए? अब जैसे क्या है कि एक पॉइंट है 2,4 जो कि ट्रांसलेट करता है 3√2 यूनिट मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डिनेट क्यू। आपको क्यू बताना है, मतलब क्यू ऐसा होना चाहिए जिसमें ऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा हो। तो भाई ये लाइन आपको दी हुई है, इस लाइन का स्लोप आपको कितना दिया हुआ है? ये लाइन है y = x + 1, तो स्लोप 1 है। तो ऑब्वियसली इसी के पैरेलल ट्रांसलेट करना है कि नहीं आपको? तो पैरेलल लाइन का स्लोप भी 1 ही हो जाएगा। ये पॉइंट 2,4 हो गया। अब हमारे सामने दोनों डायरेक्शन ओपन है, इधर भी और इधर भी। क्योंकि हमें क्या करना है? ऑर्डिनेट डिक्रीज करना है। तो हमें प्लस वाली डायरेक्शन में जाना होगा या माइनस वाली में? माइनस। अरे माइनस। बताओ। तो बस, तो ये हो गया आर। कितना लेना है हमें? 3√2, मगर प्लस नहीं, क्या लेना है? माइनस। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 - 3√2 cos थीटा एंड 4 - 3√2 sin थीटा। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? अच्छा, tan थीटा हमें 1 लेना है, तो sin थीटा हमें क्या लेना है? 1/√2 और cos क्या लेना है? है √2। बस, तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें लिख देना है।
क्या है मेरी बात समझे सब लोग? नहीं समझे? यस सर। जैसे √2 रखोगे तो 2 - 3 और 4 - 3। क्या सही लिखा है मैंने? बोलो, अरे बताओ। तो क्या Yes, हमें sir. आंसर -1, 1 मिलेगा? बोलो। देखो ऑर्डिनेट डिक्रीज हो गया कि नहीं? डिक्रीजिंग ऑर्डिनेट चाहिए? अरे बताओगे भाई। और पैरेलल मेजर करना था इस लाइन के, इस लाइन के पैरेलल लाइन में 2,4 से ट्रांसलेट करा दिया है। क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे? क्योंकि r यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट लेना था और ऑर्डिनेट डिक्रीज करना था, तो प्लस नहीं माइनस वाला। यही अगर ऑर्डिनेट इंक्रीज करना होता तो हम कहाँ चले जाते? आगे तो जगह प्लस कर देते। नहीं समझे पूरी बात?